रात 8 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं दिव्या और आइए नजर डालते हैं अभी तक की 8 बजे की सबसे महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। बिहार में नई सरकार को लेकर केंद्रीय मंत्री लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का बयान। जब उनसे पूछा गया कि नई सरकार कब बनेगी तो उन्होंने बड़ा बयान दे दिया। कहा, घबराइए नहीं, गठबंधन में सहमति बन चुकी है। बहुत जल्द किस दल का मुख्यमंत्री होगा इसकी घोषणा कर दी जाएगी। औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा सभी घटक दल को लेकर बैठक करेंगे। हम लोगों के बीच सरकार बनाए जाने को लेकर बातचीत शुरू है और लगभग सहमति बन गई है। तो बहुत जल्द सरकार किसके नेतृत्व में बनेगी इसकी घोषणा कर दी जाएगी। न सिर्फ प्रधानमंत्री जी के लिए बल्कि उनमें विश्वास रखने वाले उनके जितने समर्थक हैं, ये सबके लिए हर्ष और गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री जी देश के एक ऐसे नेता बने हैं जिनको सबसे ज्यादा समय जन सेवा का मौका मिला। सरकार के शीर्ष नेतृत्व करते हुए उन्होंने जनता की सेवा में सबसे ज्यादा समय बिताने का काम किया। मैं मानता हूं कि ये उनके समर्थकों के लिए और हम सब के लिए ये गर्व की बात है और अभी एक लंबा कार्यकाल उनको इसी सेवा भाव के साथ बिताने का मौका मिले, ऐसी कामना मैं अपनी तरफ से अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से करता हूँ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को घुसपैठिया कहा है। देखिए, अब चुनाव का समय है और ऐसे में भाषा की मर्यादा पुनः तार तार ना हो, इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है। बिहार चुनाव में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जी की मां तक को गाली दी गई। ऐसे में विपक्षी जिस तरीके से शब्दों की मर्यादा को खोते हुए चुनाव जीतने के लिए हर स्तर पर गिरने को तैयार होते हैं, ये गलत है। आप एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री, जो लगभग पिछले 25 सालों से सर्वोच्च पद पर विराजमान है। एक मुख्यमंत्री के तौर पर, देश के प्रधानमंत्री के तौर पर उनके बारे में घुसपैठिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना, मैं समझ सकता हूं उनकी तकलीफ, क्योंकि वे स्वयं इन घुसपैठियों के वोट से ही मुख्यमंत्री बनती आई हैं। ऐसे में जब SIR की बात होती है तो सबसे ज़्यादा तकलीफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को ही होती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों का संरक्षण अवैध तरीके से इनको अपना समर्थक, अपना वोटर बनाने का निरंतरता में जो प्रयास इनके द्वारा किया गया है, उस पे कहीं ना कहीं अंकुश लगाने का काम हमारी सरकार और चुनाव आयोग के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में ये तकलीफ उनकी सब समझ सकते हैं, पर प्रधानमंत्री के बारे में इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना कतई जायज़ नहीं। कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के बावजूद आपने फूड प्रोसेसिंग यूनिट में लगातार बिहार में कमी देखने को, फूड प्रोसेसिंग यूनिट की जो फैक्ट्री है उसमें कमी देखने को मिल रही है, जिसके वजह से किसानों के आय जो है वो नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसके लिए क्या पहल किया जा रहा है? देखिए, आने वाले दिनों में जिस तरीके से उत्पादन हम लोग का बढ़ रहा है, मेरे मंत्रालय के माध्यम से विभिन्न योजनाओं में, खासतौर पर अगर मैं अपने मंत्रालय की PMFME योजना का मैं जिक्र करूं तो उसमें नंबर 1 राज्य इस साल का बिहार ही रहा है। सबसे ज़्यादा अगर लाभ किसी राज्य को हुआ है, और ये आंकड़े सार्वजनिक हैं, ये आंकड़े ये बताते हैं कि सबसे ज़्यादा इस योजना का लाभ मेरे ही प्रदेश को, बिहार को मिला है। हम अलग अलग योजनाओं के माध्यम से भी, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के माध्यम से भी इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग बिहार में आए। साथ ही में जो इन्वेस्टर्स समिट हम लोग करते हैं, उसमें जितने प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जितने इंडस्ट्री लीडर्स हैं, उनको भी प्रोत्साहित किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी यूनिट हमारे राज्य में लगाने का काम करें, क्योंकि कृषि प्रधान राज्य है, उत्पादन ज़्यादा है। मुझे खुशी है कि जिस तरीके से अभी बक्सर में कोको कोला का प्लांट आया,
आने वाले दिनों में उसी का विस्तार हाजीपुर में होते हुए देखेंगे। निफ्टम जो मेरे मंत्रालय की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है, जो कि प्रसंस्करण के क्षेत्र से जुड़े हुए छात्रों को शिक्षा देने का काम करता है। मात्र अभी तक 2 ही निफ्टम थे, तीसरा निफ्टम बिहार को बजट में इसकी घोषणा की गई है। उसके लिए हम लोग ज़मीन लगभग फाइनल कर चुके हैं। हाजीपुर के राजा पाकर में संभवतः हम लोग उस ज़मीन को हम लोग फाइनल करेंगे। तो इन तमाम योजनाओं के माध्यम से सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रसंस्करण से जुड़े हुए जितने भी सेक्टर्स हैं उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा बल बिहार में देने का कार्य किया जाए। अच्छा, सम्राट मॉडल की बात हो रही है, सम्राट मॉडल अच्छा काम कर रहा है। देखिए, गृह मंत्री के तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सम्राट जी निभाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में और किस भूमिका में उनका मॉडल प्रदेश में दिखेगा, ये मुझे लगता है कि समय ही बताएगा। पर मैं मानता हूँ कि जो नई सरकार भी बनेगी, उस सरकार भले वो जिसके भी नेतृत्व में वो सरकार बने, उस सरकार में अनुभव मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, उनका अनुभव और उनका मार्गदर्शन जरूर रहेगा। जेडीयू के तरफ से भी माना जा रहा है कि उनका मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, क्या कहिएगा? जेडीयू की तरफ से भी कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री अगर बनाया जाए तो जेडीयू से भी बनाया जाए, क्या देख रहे हैं? देखिए, ये गठबंधन के भीतर इन तमाम विषयों को लेकर बातचीत चल रही है। सब मैटर ऑफ टाइम, समय की बात है। मुझे लगता है बहुत जल्द इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। कौन मुख्यमंत्री होगा, किस दल से मुख्यमंत्री होंगे, कौन उप मुख्यमंत्री होंगे, इन तमाम विषयों को लेकर गठबंधन के 5 दलों के भीतर चर्चाएं ही नहीं, मोटा मोटी सहमति भी बन चुकी है। मुझे लगता है बहुत जल्द इसकी औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी, बहुत जल्द उसकी घोषणा की जाएगी। जैसे मैंने कहा, गठबंधन के भीतर मोटा मोटी इसको लेके सहमति बन चुकी है, बहुत जल्द इसकी औपचारिक धमकी दी है, ईरान को कहा है कि हुर्मुज का गेट अगर नहीं खोला गया तो फिर ईरान को तबाह कर दिया जाएगा। देखिए, मुझे लगता है कि ये विदेशी कूटनीति का विषय है, इसमें बहुत ज़्यादा चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। हमारी सरकार हर विषय पर नज़र बनाए हुई है। इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि इस युद्ध की वजह से कम भारत में कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ना हो जिसकी वजह। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। दुलारचंद हत्याकांड मामले में जदयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह आज जेल से रिहा हो रहे हैं। उनकी रिहाई को लेकर पटना और मोकामा में जबरदस्त तैयारी की गई है। विधायक के आवास को दुल्हन की तरह सजाया गया, वहीं समर्थकों के लिए खाने पीने और ठहरने की विशेष व्यवस्था की गई है। रिहाई की खबर मिलते ही समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। अनुमान है कि पटना और मोकामा मिलाकर करीब 1 लाख लोग जुट सकते हैं। समर्थकों का दावा है कल मोकामा में होने वाले रोड शो में भी भारी भीड़ रहेगी, जिसमें लाखों लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। इसी को लेकर पटना मोकामा दोनों जगहों पर व्यापक तैयारियां की गई हैं। तो हमारे विधायक जी साधु आदमी है, इनको लोग फंसाया गया, विपक्षी के द्वारा फंसाया गया। ये कोर्ट की सम्मान किए, सरकार की सम्मान किए, ये गए और उनको निर्दोष ठहराया गया। ये आ रहे हमारे विधायक जी आ रहे हैं तो जान रहे हैं कि बिहार का नेता एकलौता ऐसा नेता ये है कि खुशी का माहौल, इसको सीना तो फाड़ के दिखाने का है नहीं कि दिखा सकते हैं। इतना खुशी है कि लोग नाम सुना कि दौड़ पर आ रहे विधायक जी आ रहे हैं, विधायक जी आ रहे हैं। और पूरे बिहार का ही नहीं, बिहार से अलग जगह से भी लोग आ रहे हैं और खुशी का माहौल देख रहे हैं। आप लोग भी पूरा व्यवस्था खाने पीने का, खाने पीने का ऐसा नहीं कि इनके लिए आज व्यवस्था, अनदिनमा व्यवस्था 1500 पर डे आता है। खाना नहीं रहने के बाद भी यहाँ रोक नहीं है विधायक जी। ऐसा नहीं किसी नेता के पास आप जाइएगा उनका पीए ही रोक देगा मिलने से, ये चीज यहाँ नहीं है। किसी भी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो रोक सकता है विधायक जी नहीं रहने के बाद भी। सबसे ज्यादा खुशी है। और क्या, मेरा नाम गोपाल जी हुआ, परहिया घर हुआ, परहिया के रहने वाले हैं। लोग विधायक जी से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। खुशी तो बहुत ज्यादा है। विधायक जी को उस समय लोग गलत
ढंग से फंसा दिया, लेकिन सच्चाई का ही जीत होता है। और न्यायालय ने जो विधायक जी को सम्मान दिए हैं, न्यायालय को भी हम लोग पूरे जनता सम्मानित करते हैं। क्या क्या व्यवस्था की गई है, कितने लोग आने के अनुमान है? अब आने का तो कोई अनुमान हो सकता है, विधायक जी में कभी अनुमान लगाया गया है कितना लोग आते हैं? बहुत लोग आएंगे। क्या क्या व्यवस्था खाने की गई? खाने का जो सब दिन जो व्यवस्था रहता है वो सही है। पटना से लेकर मोकामा तक क्या क्या कार्यक्रम होगा? आज विधायक जी यहाँ आ जाएंगे और कल सुबह में बढ़िया महारानी स्थान के लिए निकलेंगे और जनता सब लोग से मिलते हुए रोड शो भी है उनका, एक तरह से रोड शो न हो जाएगा। पूजा करने जाएंगे तो लोग बीच में तो लोग मिलते ही जाएंगे ना, सब लोग से मिलते चले जाएंगे, महारानी जी के यहाँ दर्शन करेंगे और उसके बाद आएंगे। नाम सर अपना परिचय? मेरा नाम सतीश कुमार, छोटे मामू सब लोग। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। बिहार कांग्रेस की ओर से टैलेंट हंट के जरिए युवाओं को जोड़ने की प्रक्रिया एक बार फिर तेज होते जा रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि इस पहल को युवाओं से अच्छा रिस्पांस मिला है, जिसे बीच में रमजान और शादी के सीजन की वजह से कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। अब इसे दोबारा शुरू किया जा रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने कहा, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की सोच रही है, जो युवा समाज में मुखर आवाज रखते हैं उन्हें एक मजबूत प्लेटफॉर्म दिया जाए। इसी उद्देश्य से टैलेंट हंट कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया देश के 17-18 राज्यों में पूरी हो चुकी है और रविवार को 4 हिस्सों में बांटकर इसका आयोजन किया जाएगा। अब 4 अप्रैल को इसे फिर से शुरू किया जाएगा, जबकि 31 मार्च तक आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है। बिहार की रणनीति पर निशाना साधते हुए दुबे ने कहा कि नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजना बिहार वासियों के साथ छलावा है। उन्होंने आरोप लगाया कि हाल के त्योहारों के दौरान बिहार के साथ राजनीतिक स्तर पर बड़ा छल किया गया है। जांच के बाद एप्रोप्रिएट एक्शन तय होगा और आदरणीय अध्यक्ष जी, इंचार्ज साहब, पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व, जहां भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रजातंत्र को नीचा दिखाने की कोशिश की है, प्रजातंत्र को दांव पर लगा दिया, और ये पहला अवसर नहीं है। बिहार में तो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से ही प्रारंभ कर दिया था। हमने कह दिया था बिहार का चुनाव छुड़ा दिया गया। तो ये इनकी नीयत बिल्कुल ठीक नहीं, और ये भावना बाबा साहब अम्बेडकर ने 16 जून 1949 में कंस्टिट्यूएंट असेंबली में व्यक्त की थी कि हमको खासकर इलेक्शन कमीशन के लिए उन्होंने कहा था कि ऐसा ना हो कि भविष्य के भारत में कोई धूर्त या मूर्ख व्यक्ति अपॉइंट हो जाए। तब ये आर्टिकल 324 आज कहा जाता है, उस समय आर्टिकल 289 था जो बाद में 324 हुआ। तो हम संविधान की रक्षा काम करेंगे और पार्टी उचित समय पर सही निर्णय। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे साहब की ये मान्यता थी कि कांग्रेस पार्टी में जो कांग्रेस पार्टी की मुखर आवाज बनने की अभिरुचि जिनमें है, उन लोगों को देश भर में एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाए ताकि वो एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत कांग्रेस पार्टी की आवाज बन सके। इसी उद्देश्य को लेकर कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हमारे प्रमुख आदरणीय जयराम रमेश जी और मोहम्मद खेड़ा जी ने एक कार्यक्रम प्रारंभ किया, टैलेंट हंट। देश भर से हजारों प्रतिभागियों ने उसमें आवेदन किया
और अब तक हमारे 18 प्रांतों में ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिसमें छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, असम जैसे प्रांतों में 17-18 प्रांतों में हमने ये प्रक्रिया पूरी की। कई प्रांतों में मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला और बिहार का जो ये आयोजन है उसका मुझे प्रभार भी दिया गया। हम लोगों ने बिहार को 4 हिस्सों में बांटकर इस प्रतियोगिता कहें या प्रतिभागियों की अभिरुचि कहें, उसको जानने की हमने कोशिश की। 21 फरवरी को भागलपुर में, 22 और 23 फरवरी को मुजफ्फरपुर में, 24 फरवरी को पूर्णिया में और 25 और 26 फरवरी को पटना में इसको आकार दिया। जैसा कि यशस्वी अध्यक्ष राजेश राम जी ने बताया कि कई प्रतिभागियों ने हमको फोन करके ये सूचित किया कि किसी कारणवश हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, और इसके साथ साथ बहुत से लोगों ने ये भी अपनी भावना व्यक्त की कि हम समय पर फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए थे, तो एक अवसर हमको और देना चाहिए। तो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने अपनी मीटिंग में तय किया कि हम आगामी 4 अप्रैल को जो हमारा रीजनल लेवल का टैलेंट हंट था वो पटना में आयोजित करेंगे। तो जो बचे हुए प्रतिभागी हैं और जो नए फॉर्म भरना चाहते हैं उन लोगों के लिए हम एक विंडो फिर से ओपन कर रहे हैं। तो अगली 31 तारीख तक का समय हम उसमें दे रहे हैं कि वो जो नए फॉर्म फिलअप करना चाहे वो करें, और जो जिन लोगों ने किए हुए हैं फॉर्म फिलअप उनको हम इंटीमेट करेंगे जो जिन्होंने अपने भावनाएं व्यक्त की है कि वे नहीं आ पाए। और 9 तारीख को बिहार का हम अंतिम चरण पूरा कर लेंगे। 9 अप्रैल को बिहार का टैलेंट हंट की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उसके बाद फिर राष्ट्रव्यापी स्तर पर जब हम इसकी घोषणा करेंगे तब हम वो अनाउंस करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी ने, राजेश राठौर जी ने त्योहारों की बात तो की, मगर इस त्योहार के बीच में एक बड़ा छलावा भी बिहार प्रांत में होता है कि कैसे नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के कुछ ऐसे लोग जो भारतीय, हम ये पहले से अध्यक्ष जी ने कई पत्रकार वार्ताओं में आपको पहले भी कहा कि ये सिर्फ रस्म अदायगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। बिहार बोर्ड ने एक बार फिर रिकॉर्ड कायम करते हुए इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट सबसे पहले जारी कर दिया। बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि लगातार 8वें साल बिहार बोर्ड ने सबसे पहले रिजल्ट जारी किया। इसमें महज 25 दिनों के अंदर ही नतीजे घोषित कर दिए गए, जबकि पिछले साल 27 दिनों में रिजल्ट जारी हुआ था। बिहार बोर्ड ने तीनों स्ट्रीम कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस की टॉपर लिस्ट भी जारी कर दी है। कॉमर्स स्ट्रीम में पटना के दीप्ति कुमारी ने 480 अंक लाकर पहला स्थान हासिल किया। दूसरे स्थान पर माही कुमारी और तीसरा स्थान निशिका है। वहीं आर्ट्स स्ट्रीम में गया के निशु कुमारी ने 479 अंक के साथ टॉप किया। दूसरे स्थान पर सिद्धि शिखा, चंद्रदीप कुमार और एमडी लकी अंसारी रहे। जब हमें बहुत खुशी हो रही है कि जब मूल्यांकन शुरू हुआ यार बड़ा दिक्कत है, दिख भी नहीं रहा है क्या पूरा कर लिया। और इस साल जो हम लोगों ने कंप्लीट किया है वो विज्ञान, कला एवं वाणिज्य देखो तो क्या के संबंध में है। और जो कुल मिलाकर सफल उम्मीदवारों की प्रतिशत है वो 85.19% है। यहाँ देखो ना कहाँ कर दिया था। 19% छात्र छात्राओं ने इस एग्जाम यहाँ टेबल पर।
जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने महिला फ्रेम आ सशक्तिकरण रहा है ना का शुरू किया, नहीं ना हमने लाइव रिजल्ट देखना इधर हमने कर दिया लिखित होता है। और जो हमारी छात्राएं हैं बिहार की, वो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उनका परसेंटेज 86.23 है। पुनः हम कहना चाहेंगे 86.23 है, जिसमें छात्राओं ने सफलता प्राप्त की है इस परीक्षा में। और जो छात्राओं का प्रतिशत है वो 84.09 मामू देख के छात्रों मामू का प्रतिशत 84.09 है। और पुनः अगर हम देखेंगे आंकड़ों को, तो टॉपर्स में जो टॉप किया है विभिन्न संकायों में, तो आर्ट्स में और कॉमर्स में दोनों में छात्राओं ने टॉप किया है, और साइंस में एक छात्र ने टॉप किया है। आर्ट्स में और कॉमर्स में छात्राओं ने टॉप किया है, और साइंस में एक छात्र ने टॉप किया है। और अगर कुल मिला के हम टॉपर्स की संख्या देखें इन सभी विज्ञान, कला एवं वाणिज्य में सब्जेक्ट्स में, तो कुल 26 टॉपर्स होते हैं, जिनको हम लोग आगे चल कर के अन्य लोगों के साथ, छात्राओं के साथ हम लोग पुरस्कृत करते हैं, करेंगे भी आगे। उसमें से 19 टॉपर्स लड़कियां हैं, हमारी छात्राएं हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत ही पारदर्शी तरीके से फेयर मीन्स से एग्ज़ाम का कंडक्ट भी कराया। एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए वो भी बिल्कुल फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से हुए। और रिज़ल्ट का जो मूल्यांकन हुआ, जो इवैल्यूएशन हुआ, वो भी रिकॉर्ड टाइम में हुआ, और टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल पहले की तरह हुआ। और समय जो रिज़ल्ट्स आए हैं, इसका फ़ायदा छात्र छात्राओं को, बिहार के छात्र छात्राओं को मिलेगा, क्योंकि वो समय अपना एडमिशन भी ले पाएंगे। इसलिए हम लोग एम्फेसिस हम लोग का रहता है कि ये सारे एग्ज़ाम्स टाइम पर हों, रिजल्ट्स टाइम पर हों, और आगे चल कर के जो हमारे छात्र छात्राएं अच्छा नहीं कर पाए किसी कारण पर, उन्होंने भी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार जुड़े रहे आंखें न्यूज़ 24 के साथ।